दोस्तों आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2021 का फुल सॉल्यूशन, यानी कि एक से लेकर के पूरे 26 क्वेश्चन तक आपके अथवा भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको जो पासवर्ड बताया जाएगा पीडीएफ का उसको नोट कर लेना, ताकि आप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है पीडीएफ की फॉर्म में प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक खालिस्तान है। तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर, अगर शॉर्ट में बोले तो, और पूरा नाम आपके सामने लिखा है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचने का मतलब क्या कहलाता है? वो तो वो विनिवेश कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नियोजन है जो भविष्य देखने की एक प्रक्रिया है, और प्रार्थी को योग्य तथा अयोग्य में बांटना यही चयन कहलाता है, और नेतृत्व है निर्देशन का एक भाग। ठीक है, अब आगे आ जाइए, सही जोड़ियों को मिलाना था तो नियुक्तिकरण जो है ये आपका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको लाइन बना के दिखा रखी है सभी की। इसी तरह से आपको मिलाना है, तो ये पूरा आंसर आप ऑन स्क्रीन देख लीजिए, और इसका पीडीएफ को ध्यान से आपको पूरे वीडियो को देखना है कंप्लीट, ताकि आपको पीडीएफ का जो पासवर्ड बताऊं उसको आप नोट कर पाएँ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको सही विकल्प देना है। तो पहले में आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में आ जाएगा, द एलन ने दिया था नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो समीक्षा करना। और उसके बाद में पदोन्नति भर्ती का किस प्रकार का स्रोत है? तो आंतरिक स्रोत है। और स्थायी पूंजी में सम्मिलित कौन सी चीज़ नहीं होती? तो देनदार जो है वो उसमें नहीं होते हैं। और वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो ऋण पत्र है। इसके आगे हम बात करें आपके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने की बात, तो अधोगामी जो संप्रेषण किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। और विचलन किसे कहते हैं? तो वास्तविक कार्य एवं प्रमाप के अंतर को विचलन कहते हैं। उसके बाद में चालू संपत्तियों का योग क्या कहलाता है? तो कार्यशील पूंजी कहलाता है। उसके बाद में अगली बात करें, आपातकालीन वित्तीय नियोजन कितने समय के लिए ली जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। उसके बाद में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कौन करता है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको सूचीबद्ध करता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी के अंडर आता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें सत्य असत्य की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, बिल्कुल सत्य है। और विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, नहीं, डेविएशन प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और उपभोक्ता संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा जो ये है तो ये सत्य है। और नामकरण से वस्तु की पहचान आसान हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, किसी वस्तु का नाम रख देंगे तो उसको पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित करने के लिए आप लिख सकते हैं, प्रबंध का एक सिद्धांत है जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण एवं विश्लेषण करती है, और इस प्रकार श्रमिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है। इसी का अथवा पूछा गया है, मानसिक क्रांति से क्या आशय है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ऑन स्क्रीन बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है मैंने, और आपके और ऑप्शन तक के सारे 26 के 26 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं मानसिक क्रांति से क्या आशय है, आराम से देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को अगर पढ़ूंगा तो वीडियो हो जाएगी 1.5 घंटे की। मैं आपको फटाफट इसको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उदारीकरण की विशेषताएं को समझाइए। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे राइट अप कर दिए हैं। इसी का अथवा पूछा गया था, वैश्वीकरण के 2 लाभ आपको बताने हैं। तो इसके कई लाभ होते हैं, मैंने 2 ही आपको बताने हैं, मैंने यहाँ पे 6-7 लिख दिए हैं, ये सारे लाभ इसके हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है आपको। इसके बाद में इसका 8वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है? तो इसका ये पूरा आंसर है। इसी के अथवा में पूछा गया, आंतरिक पर्यावरण के घटक लिखिए। तो इसके घटक जो हैं वो लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से घटक है, 1 2 3 4 5 6 घटक हैं यहाँ आपके स्क्रीन पे। और उसके बाद में हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो नियोजन एवं बौद्धिक प्रक्रिया क्या है ये समझाना है आपको। तो यहाँ पे समझा दिया गया है। अथवा में है, नियोजन की 2 सीमाएं आपको बतानी है। तो इसमें विश्वसनीय डेटा की कमी होती है, और भी है, यदि विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसमें और भी है, महंगी प्रक्रिया है ये। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको नियोजन समय समय पर एक महंगी प्रक्रिया भी है, इसके कुछ मामलों में कार्रवाई देरी से भी होती है। तो ये सब समस्याएं हैं। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद में इसी का अथवा क्वेश्चन पूछा गया 10वें में ही, अभिप्रेरण से क्या आशय है, यानी मोटिवेशन जिसको कहते हैं उसे क्या आशय है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस तरह से। इसके बाद में मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं में क्या अंतर है? तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में दी गई है, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, आमने सामने लिखी गई हैं।
इसके बाद में इसी का अथवा पाठ है, औपचारिक एंड अऔपचारिक संप्रेषण से क्या अर्थ आपका आशय है। तो यहाँ पे आपको एक एक अलग अलग लिख दिया है, यहाँ औपचारिक में है, यहाँ अनौपचारिक में है, यहाँ औपचारिक में है, यहाँ अनौपचारिक में है, यहाँ औपचारिक में है, यहाँ अनौपचारिक में है। इस तरह से पूरे के पूरे लाइन से आपको लिख दिए गए हैं। सब देख सकते हैं आप, औपचारिक और अनौपचारिक जितने भी आप देखोगे सब मिल जाएगा, औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं। तो वो गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि बुद्धि होनी चाहिए। गुणवत्ता नंबर 2 क्या है, शारीरिक विशेषताएं उसकी सही होनी चाहिए। उसके बाद में आयु वाले बच्चे, यानी कि उसकी जो शांत स्वभाव का होना चाहिए, कम आयु के बच्चे की तरह। और दृष्टि और दूरदर्शिता उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में प्रेरणा का स्रोतक होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अथवा में है निर्देशन की विशेषताएं समझाइए। निर्देशन की विशेषताएं जो हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने डाल दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आराम से। चाहें तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ में, एक एक क्वेश्चन का पूरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकार आपको बताने हैं। तो उपभोक्ता यानी कि आपके बहुत सारे अधिकार है। जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक पदार्थों एवं सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार है आपको। उपभोक्ता पदार्थों का एवं सेवाओं का मूल्य, उसका स्तर, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा, प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का पूर्ण अधिकार रखता है। यानी कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपको लगता है कि वो 1 लीटर पेट्रोल नहीं डाल रहा है आपकी टंकी में, तो आप उससे मेज़र भी करवा सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत आपके हित में है, आपको पता नहीं होता है। इसी तरह से ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। आपका शिक्षा का अधिकार भी है। उसके अथवा में आया था उपभोक्ता की समस्याएं समझाइए। तो समस्याएं भी है, कीमत में भिन्नता मिलती है उनको, कई जगह पे कीमत अलग अलग मिलती है, घटिया क्वालिटी मिल जाती है, ये भी उपभोक्ता आपकी समस्या है, हमारी समस्या है। और मिलावट वाले जो है मटेरियल मिलते हैं वो भी है, क्वालिटी तो ख़राब होती है, मिलावट मिलता है। अनुपलब्धता, कालाबाजारी भी होती है, जमाखोरी भी होती है, जो कि आप आज की डेट में कोरोना काल में एक सिलेंडर में आपको सच्चाई बताऊं तो एक सिलेंडर 4200 रुपये का ऑक्सीजन का आता है, 4200 का। और अभी अभी मार्केट में अगर आप इसको लेने जाओगे कोरोना काल में तो ये 15,000 रुपये का मिलेगा। ये है कालाबाजारी। आप सोच लो कि 4200 रुपये का सिलेंडर जो ऑक्सीजन का मिलता है वो 4200 रुपये का मिलता है, और इस टाइम अभी जो है हालात इस हिसाब से उसको 15,000 रुपये का कर दिया गया है। तो इसमें और भी ये नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं कई उपभोक्ताओं के साथ में। जैसे 1 किलो मांगा और आपको दे दिया कितना 900 ग्राम या 950 ग्राम, कुछ आपका उसमें भी खा लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या है वो बतानी है। तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं जो हैं लाइन वाइज पॉइंट वाइज लिख दी हैं। आपको जितना सोल्यूशन दिया गया है मैक्सिमम है, इजी वे में दिया गया है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके अथवा में ही आपका पार्ट है, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो स्वयं सहायता का उत्तरदायित्व होता है, उसके अलावा लेन देन प्रमाण का उत्तरदायित्व होता है, और भी उपभोक्ता के नाते आप बहुत सारे दायित्व होते हैं, आप सभी को लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, उचित दावा जो है ये भी आपके दायित्व के अंदर आता है। तो उत्पाद और सेवाओं की उचित उपयोग की है ना, जो उसकी भी आपको गारंटी वाली जो है ये सब चीज़ें आती हैं। 15वां क्वेश्चन है, प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं ये आपको बतानी है। तो प्रबंध की काफ़ी विशेषताएं हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ लाइन वाइज लिखी गई हैं। एक एक लाइन को आप पढ़ पढ़ के विशेषताएं लिख सकते हैं आसानी से। मैंने बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको सॉल्व किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रबंध प्रशासन व संगठन में आपको अंतर बताना है। तो प्रबंध में बताना है, प्रशासन में और संगठन में। तो प्रबंध, प्रशासन और संगठन में तीनों में आप अंतर लिख सकते हैं, और इनके प्रकार किस प्रकार के अंतर हैं, ये क्षेत्र में, नीति में, किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, दायित्व किसका होता है, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है, समझाना है आपको। तो ये समझा दिया है मैंने। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, प्रबंध के प्रमुख कार्य को समझाना है आपको। तो उसमें योजना आ जाता है, आयोजन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, उनको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है। स्टाफिंग आ जाती है, सारे के सारे योजना, निर्देशन भी आता है उसमें। इस तरह से आपको करना है। नियंत्रण आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण का बताइए। तो अधिकार अंतरण तो यहाँ पे हो गया, विकेंद्रीकरण यहाँ पे हो गया। दोनों का आप पढ़ लेंगे तो दोनों आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ वर्ड्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इसको। इसके अथवा में है, संभागीय संगठन एवं कार्यात्मक संगठन जो हैं उनको बताना आता है। संगठन, इसमें आपको ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक है संभागीय और एक आपका जो है कार्यात्मक, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वें पे, संगठन के उद्देश्य समझाने हैं आपको। तो इसके उद्देश्य यहाँ पर एक एक पॉइंट के हिसाब से लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको फॉलो ज़रूर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं,
यहाँ पे 9-10 पॉइंट तक यहाँ तक लिखे गए हैं। इसके अथवा में जब हम बात करें तो संगठन की विशेषताएं लिखी है, तो इसकी विशेषताएं आपको कौन कौन सी लिखनी की, इसकी मतलब क्या खासियत है, क्या खूबियाँ है वो बतानी है। तो ये खूबियाँ भी आप पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमने भी ये खूबियाँ जो पूरे पॉइंट के हिसाब से लिखी हैं ताकि आप में से कोई भी पढ़े तो आसानी से याद कर सके। इसके बाद में अगर हम बात करें स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो व्यवसाय की प्रकृति जो है वो करती है, उपक्रम का आधार जो है वो करता है, उत्पादन की प्रक्रिया है वो करती है, तो बहुत सारी चीज़ें, प्रारंभिक व्यय जो है वो भी करता है। इसके अथवा में आया था स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में क्या क्या अंतर है ये बतानी है आपको। तो ये रहा स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर सामने है, इनका अर्थ का आधार किस पे डिपेंड करता है। तो इसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विज्ञापन के लाभ बताने हैं आपको। तो विज्ञापन के जो लाभ हैं वो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको ही पता है, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बीएसटी है, बीएसटी में यानी बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा आपको हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा। और याद रखना आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इनमें से क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसका जो पासवर्ड है उसको आपको नोट करना है, तो पासवर्ड को नोट कर सकते हैं आप। तो मैं पासवर्ड बता देता हूँ, 8888 आपका ये पासवर्ड है इसका, ठीक है, 8888, इसको आपको ध्यान रखना है। 8888 पासवर्ड डालेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके आगे चलते हैं, साधारण व संक्षिप्त जो है आपको इस सारे के सारे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। आकर्षक दिखने वाला हो, आपका कैसा हो, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि अगर अच्छे ब्रांड की विशेषताएं कैसी हो, तो ये अश्लीलता से अलग हो, साधारण और संक्षिप्त हो, इजी टू ट्रांसलेट हो, सही उच्चारण हो जाए, उसका सरल उच्चारण हो जाए, आकर्षित करने वाला हो, तो हम उसकी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे रिबॉक, निरमा, ये नाम है ना, ये अपने आप में ही एक ब्रांड है। अब इसके बाद में हम आगे बात करें 21वें क्वेश्चन में, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में आपको अंतर बताना है। तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन यहाँ लिखा हुआ है, इनके अंतर यहाँ पे बताए गए हैं। अथवा में है ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, तो ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में भी अंतर लाइन वाइज बता दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से वो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं हैं उसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो इन पॉइंट्स वाइज को आपको याद कर लेना है, सभी को याद कर लेना है, ताकि एक आधा भूलेंगे तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे विशेषताएं हैं। उसके बाद में अगर अथवा की बात करें, टेलर और फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में जो है अंतर बताना, तो टेलर का जो है अध्ययन किस पे था, श्रमिक पे था, और फ्योल का केंद्र था प्रबंधन, ठीक है। और लेकिन एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, यानी कि अगर टेलर के अगर नियम को निकाल देते हैं तो फ्योल नहीं चलेगा, और फ्योल के नियम को निकाल देते हैं तो टेलर नहीं चलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नियोजन की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, बहुत सारी हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। आपको 10 याद करोगे तो 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे याद कर सकते हैं, उसमें से जो आपको 4 5 6 7 याद रहते हैं इतना आपको लिख देना है। ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि मैंने जितने लिखे हैं इतने लिखना है। उसके बाद में नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो ये आपको बता देना नियोजन किस लिए होता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, ठीक है, ये क्या है उसकी मेन चीज़ें हैं, जो आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन में, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर बताना है। तो ये रहा प्रशिक्षण और ये रहा विकास। इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन में इसके आप आराम से देख सकते हैं, संदर्भ में बता रखा है, संदर्भ के हिसाब से, फिर उसके बाद में प्रकृति के हिसाब से, उसके बाद में प्रभाव के हिसाब से, दूसरे में प्रभाव के हिसाब से नीचे लिखा हुआ है। तो सभी के जो है ये टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से जोर के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अथवा में आया था भर्ती एवं चयन में अंतर बताना है। तो भर्ती और चयन ये रहा, और इसका भी आपको जो प्रक्रिया है, मतलब इस प्रक्रिया में क्या क्या अंतर है, यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नियंत्रण की विशेषताएं समझाइए। तो नियंत्रण की विशेषताएं काफ़ी हैं, तो इसमें से मैंने जो भी है लिख दिया है, यहाँ पे मिस्टेक से 2 की जगह 3 लिख दिया है। तो ये सारे के सारे विशेषताएँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 5 6 विशेषताएँ हैं, और सारी विशेषताएँ सरल लैंग्वेज में हैं ताकि आपको याद हो सकें। इसके बाद में इसी के अथवा पार्ट में नियंत्रण की आधुनिक विधियाँ कौन सी है ये आपको बताना है। तो एक तो ROI होता है, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, और उसके बाद में समय निर्धारण जो होता है वो भी हो जाता है। और इसके अलावा आप नियंत्रण, जो क्वेश्चन आपको ईजी नहीं लगे तो आप उसको बुक से भी रेफ़र कर लें, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इजी ना लगे। और पर्ट भी होता है, PERT, ये भी आपका होता है। सेबी के कार्य क्या क्या है ये बताना है। तो सेबी के महत्वपूर्ण तो 3 ही कार्य है, सुरक्षात्मक और नियात्मक, और एक और आपका विकास कार्य। इन तीनों कार्यों को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है, क्योंकि आपके बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है, ताकि आप बुक से भी रेफ़र करोगे तो आपको इतना सिंपल नहीं मिलेगा। ये मेरे पास काफ़ी बुक्स को संग्रह करके रखा जाता है, उनमें से हम
खोलते हैं, 10 बुक में से रेफ़र करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा आपको, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर तो बुक्स हमारे पास हैं, और जो बुक्स नहीं रहती तो फिर हमें एक ही बुक से बनाना पड़ता है। इसी के अथवा में पूछा गया पूंजी बाज़ार और मुद्रा बाज़ार में आपको अंतर बताना है, तो पूरा का पूरा विश्लेषण करके यहाँ पे लिखा गया है। आप पूरा पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ हमेशा पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सारे पेपर्स आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाले जा रहे हैं। हर चीज़ के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। स्टडी फास्ट एंड हार्ड करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन होने के कोई भी मतलब पोस्टपोन तो है, लेकिन रद्द होने के चांसेस बहुत ही नील है, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं और इसके बाद में आपको कॉलेज जाना है। तो अगर रद्द होती हैं तो वो बात की बात है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से क्या सोचेगा और आप पे क्या उसका इफ़ेक्ट आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको सोचना है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। तो एग्ज़ाम हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, आपका अपने लेवल का स्तर का पता चलेगा कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। वो आप तब उस टाइम आराम से डिसाइड कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम नहीं लिए और आपको ऐसे ही पास कर दिया तो आपको पास में डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो खो चुके होंगे आप। और फिर अगर आप मान लीजिए आपको आर्ट्स लेना था और आपने साइंस ले लिया, तो आपका करियर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी में चला जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते आगे जाके कितनी परेशानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को और बने रहिए मोर सॉल्यूशंस के लिए। सभी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जो है 12th क्लास की बना दी गई है, वो बहुत पहले से 2 साल से पहले से बनाई गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट नहीं करते हैं, पेपर्स नहीं देखते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी तकलीफ़ वाली समस्या वाली जो तकलीफ़ है यही है। अगर आप विजिट करेंगे कभी भी चैनल पे तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। कोई भी स्टैंडर्ड चैनल होगा वो प्लेलिस्ट बना के रखेगा जहाँ पर केवल आपके लिए ही वीडियो अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच और शेयर ज़रूर करिएगा।